हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। आज के मेरे इस वीडियो का टॉपिक है डिसएडवांटेजेस ऑफ वीएफडी। आप सभी को वीएफडी के एडवांटेजेस के बारे में तो पता ही होगा। तो आइए मैं इस वीडियो के टॉपिक में आपको बताता हूँ कि वीएफडी के डिसएडवांटेजेस क्या-क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो डिसएडवांटेज होता है उसे हम कहते हैं इन्वर्टर ड्यूटी मोटर्स रिक्वायर्ड होती है। तो इन्वर्टर ड्यूटी मोटर्स क्या होती है, आइए फ्रेंड्स जानते हैं। इन्वर्टर ड्यूटी मोटर्स स्पेशल मोटर्स होती हैं जो वीएफडी के लिए डिज़ाइन की जाती हैं। उनकी जो इंसुलेशन वैल्यू होती है वह बहुत ही हाई होती है। इंसुलेशन के बारे में जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि जब हम मोटर की वाइंडिंग करते हैं तो उसके बीच में इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं ताकि मोटर हीट होने के बाद भी अच्छे से परफॉर्म कर पाए। तो आपको जैसे मैं थोड़ा-सा ब्रीफ़ कर दूँ कि वीएफडी बेसिकली क्या होता है कि जैसे हम जो फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे एक वोल्टेज की वेवफ़ॉर्म में मान लीजिए कि हमारी 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है, तो वीएफडी जो टेक्नीक पे काम करती है उसे कहते हैं पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। मतलब ये क्या करता है, फ्रीक्वेंसी को चेंज करके अगर आरपीएम को हमें बढ़ाना हो तो हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करेंगे। जैसे कि बेसिकली हमें आरपीएम 1400 तक ले जाना है तो हम फ्रीक्वेंसी को फ़ास्ट करेंगे, मतलब 50 हर्ट्ज़ पे ले जाएँगे। और इसी तरह आरपीएम को कम करना हो तो हम फ्रीक्वेंसी को कम कर देंगे, जैसे कि हमने 25 हर्ट्ज़ कर दी। तो इसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसी की जो एसी साइकिल की जो पल्स होती है उसकी विड्थ बढ़ जाती है। तो इस टेक्निक को हम पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन कहते हैं। आपको पता होगा आरपीएम का एक फ़ॉर्मूला होता है हर मोटर के लिए, जिसे कहते हैं एनएस। एनएस मतलब नॉमिनल स्पीड ऑफ मोटर इज़ इक्वल टू 120 एफ अपॉन पी। तो इसमें क्या होता है कि एफ होती है फ्रीक्वेंसी, पी होता है पोल ऑफ मोटर जो कि फिक्स होता है। सपोज़ करिए कि कोई 4 पोल मोटर हो, उसका हमें नॉमिनल स्पीड निकालना हो, तो आप सिंपल है, बहुत ही सिंपल फार्मूला है। हम सिंपली क्या करेंगे, एनएस इज़ इक्वल टू 120 जो हमारा फिक्स फैक्टर है एफ। तो अब एफ हम देखेंगे कि एफ हमारा जो 50 हर्ट्ज़ की मोटर है उसमें क्या करेंगे, 120 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 4 पोल मोटर है तो डिवाइड बाई 4 कर देंगे। इसे आप सिंपली अपने कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 1500। देखिए आप कैलकुलेट करके देखिए मेरे साथ-साथ, 120 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 4 इज़ इक्वल टू आएगा ये आपका 1500। मतलब अगर 50 हर्ट्ज़ पे हमारी 4 पोल मोटर चल रही है तो 1500 आरपीएम होगा। इसी तरह से अगर हम इसे 25 हर्ट्ज़ पे निकालेंगे तो 25 हर्ट्ज़ पे भी आप निकाल के देख सकते हैं। 25 हर्ट्ज़ पे आप कैलकुलेट करके देखिए, एन एस इज इक्वल टू 120 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 4, तो इसकी वैल्यू आएगी 750। मतलब अगर मैं 25 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे मोटर को ऑपरेट करता हूँ तो वो 750 आरपीएम पे चलेगी। तो नॉर्मली वीएफडी से चलने वाली जो मोटर होती हैं उनमें मैग्नेटिक लॉसेस बढ़ जाते हैं। मैग्नेटिक लॉसेस होते क्या हैं, जब हम मोटर को हम चलाते हैं कम आरपीएम पे तो उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है जो हार्मोनिक इफ़ेक्ट्स की वजह से होती है। तो अब हीट प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक लॉसेस बढ़ जाते हैं। जब मोटर के मैग्नेटिक लॉसेस बढ़ेंगे तो क्या होगा, मोटर टेम्परेचर बढ़ेगा, जो कि मैं पहले ही बता रहा था आपको। अब जब मोटर टेम्परेचर और मैग्नेटिक लॉस दोनों ही बढ़ गए तो फिर मोटर फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हम इन्वर्टर ड्यूटी मोटर्स यूज़ करते हैं ताकि जिसके अंदर इंसुलेशन वैल्यू बहुत ही अच्छी होती है। इंसुलेशन वैल्यू अच्छी होने की वजह से मोटर ज़्यादा टेम्परेचर पे भी चलेगी और इंसुलेशन लॉसेस भी उसके अंदर कम होंगे। तो बेसिकली ये एक डिसएडवांटेज है वीएफडी का कि हमें मोटर को सेलेक्ट करते टाइम ये ध्यान देना होगा कि हमारी वीएफडी मोटर इन्वर्टर ड्यूटी मोटर हो, तो ज़्यादा बेटर होगा। तो अब इन्वर्टर ड्यूटी मोटर का डिसएडवांटेज में भी इसलिए रखा जा रहा है कि इन मोटर की कॉस्ट ज़्यादा होती है, तो फिर ये एक्सपेंसिव हो जाती है। तो अब हमें वीएफडी अगर हमने ली तो फिर एक्सपेंसिव मोटर भी लेनी पड़ेगी। बेसिकली अगर नॉन इन्वर्टर ड्यूटी मोटर है तो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि वो भी चल जाती है वीएफडी पे, बट इन्वर्टर ड्यूटी मोटर होना ज़्यादा अच्छा है। मोटर्स में इंसुलेटेड बेरिंग होना चाहिए। तो इंसुलेटेड बेरिंग ये बहुत ही बारीक पॉइंट्स है दोस्तों। तो इंसुलेटेड बेरिंग्स के बारे में पहले जानते हैं कि क्या होते हैं, नॉर्मल बेरिंग और इंसुलेटेड बेरिंग में क्या डिफरेंस होता है और इंसुलेटेड बेरिंग क्यों होनी चाहिए वीएफडी मोटर में। इस चीज़ को भी थोड़ा ब्रीफ में जानने की कोशिश करते हैं, तो मैं आपको ईजी वे में समझाऊँगा। तो बेसिकली वीएफडी जो काम करती है वो पीडब्ल्यूएम टेक्निक पे काम करती है, जो मैंने पहले ही बताया था,
पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टेक्निक इसे कहते हैं। वीएफडी बेसिकली क्या करती है कि पहले एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट करती है और फिर उस डीसी को वापस से एसी में कन्वर्ट करती है। तो जो सर्किट होती है वीएफडी के अंदर वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है। एक जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करे, दूसरा पार्ट जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करे। तो आइए एग्जांपल के लिए समझते हैं कि एक 30 किलोवाट की मोटर है, उसे हम वीएफडी पे चला रहे हैं। तो 30 किलोवाट एंड अबव जो मोटर होती हैं, उनमें क्या हमें ध्यान देना होता है कि वो उनमें हार्मोनिक्स का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हार्मोनिक्स आता कहाँ से, आइए इस वर्ड को भी थोड़ा समझते हैं। हार्मोनिक्स होता क्या है कि ये बेसिकली आसान भाषा में समझे तो इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल इम्प्योरिटीज़। जैसे कोई एसी वेवफॉर्म है, जैसे हमने वीएफडी में इनपुट दिया, तो फिर अब ये क्या होगा, एसी को हम डीसी में कन्वर्ट करेंगे। जो वीएफडी के अंदर की सर्किट होती है, इस सर्किट को हम कहते हैं रेक्टिफायर। तो ये रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है और फिर हम इन्वर्टर पार्ट जो होता है ड्राइव का, उसे हम डीसी को वापस एसी में कन्वर्ट करते हैं। तो जब आप वापस डीसी को एसी में कन्वर्ट करते हैं तो उस वेवफॉर्म में कुछ इम्प्योरिटीज़ आ जाती है, तो वो वापस कन्वर्ट तो हो जाता है एसी में, लेकिन आप देखेंगे जो वोल्टेज में होते हैं उनमें स्पाइक्स जनरेट हो जाते हैं। वो बहुत माइन्यूट से होते हैं, आप किसी नॉर्मल मल्टीमीटर से नहीं चेक कर पाएंगे, उसके लिए हार्मोनिक मीटर आता है, उससे चेक कर सकते हैं। मैंने मान लिया 25 हर्ट्ज़ पे कन्वर्ट किया, तो उस 25 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी में आप देखेंगे स्पाइक्स आ जाएँगे। वो स्पाइक क्या करता है, वोल्टेज के वेवफॉर्म को डिस्टॉर्ट कर देता है। मतलब अगर आपका वोल्टेज आप वीएफडी से आउटपुट कर रहे हैं 380 वोल्ट्स, तो वो 380 की जगह स्पाइक करके जाके 415 तक भी जा सकता है, तो बहुत कम समय के लिए जाएगा। तो बेसिकली ये समझते हैं कि ये क्या करता है, वोल्टेज की वेवफॉर्म को डिस्टॉर्ट कर देता है। तो डिस्टॉर्ट भी कहते हैं, डिस्टर्ब भी कह सकते हैं इसे आप, इस वर्ड को। तो अब ये जो डिस्टॉर्टेड वेवफॉर्म होती है, ये क्या करती है, आपकी मोटर को अफेक्ट करती है। आइए अब इफेक्ट कैसे करती है ये जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। सपोज़ करिए कि ये कोई एक इंडक्शन मोटर है। अब इस इंडक्शन मोटर में क्या होता है, ये एग्ज़ाम्पल मैं एक हैंड स्केच ड्रॉ कर रहा हूँ। इसमें ये दोनों साइड देखेंगे मोटर की शाफ्ट निकल रही है, ये रोटर वाला पार्ट होता है। तो अब ये जब मोटर रन करती है, तो आप देखते होंगे कि रोटर जो रन करता है हमारा, वो बेरिंग के ऊपर फिक्स्ड होता है। तो ये क्या होता है कि देखिए, इसके अंदर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक सिग्नल प्रोड्यूस होते हैं, जिसे हम ईएम वेव भी कहते हैं। तो अब जब हम मोटर को आपने सप्लाई दी वीएफडी के द्वारा, तो ये बेरिंग के ऊपर रोटर जो होता है हमारा, ये रन करता है। तो किसी भी तरह की मोटर होती है, उसकी बेरिंग में एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं इनर रेस। तो इनर रेस जो होता है, ये सबसे अंदर वाला पार्ट होता है और फिर उसके ऊपर बॉल बेरिंग हो या रोलर बेरिंग हो, उस पे इनर रेस के ऊपर बॉल्स फंसी रहती हैं। तो उसे हम बॉल वाला पार्ट कहेंगे, जो बेरिंग के चारों तरफ, इनर रेस के चारों तरफ होगा। और फिर उसके ऊपर से एक और रिंग लगी रहती है जिसे आउटर रेस कहते हैं। तो रोटर जो होता है वो इनर रेस के अंदर होता है और आउटर रेस जो होता है वो मोटर के हाउसिंग के बेरिंग शीट में रुका रहता है। अब होता क्या है कि बेसिकली जब हार्मोनिक्स आते हैं, तो ये हार्मोनिक्स को कहीं न कहीं से आप देखेंगे ग्राउंड होना पड़ेगा। तो ये सपोज़ करिए अंदर वाला पार्ट जो हो गया, रोटर हो गया। तो अब हार्मोनिक्स क्या करेगा, जैसे ही मोटर के अंदर वोल्टेज जाएगा और कम फ्रीक्वेंसी पे जाएगा, तो फिर क्या होगा, वेवफॉर्म डिस्टॉर्ट होगी, जो मैंने पहले बताया था। अब वो वेवफॉर्म जो डिस्टॉर्टेड होगी, वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक सिग्नल बनेगा और वो डिस्टॉर्टेड वेवफॉर्म को कहीं न कहीं से, जो हाई स्पाइक्स होगी, उसको ग्राउंड करेगा वो। तो क्या होगा, अगर नॉर्मल बेयरिंग होगी, तो वो ग्राउंड क्या करेगा, बॉल के ऊपर जो पिट्स क्रिएट हो जाएँगी, तो बॉल के ऊपर से आकर के और आउटर रेस के थ्रू मोटर की बॉडी से ग्राउंड होना शुरू होगा। तो इसकी ग्राउंड होने की वजह से मोटर की जो बेयरिंग यूज़ होती है, उसके बॉल्स में पिट होते हैं, मतलब होल्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। ये होल्स क्या करेंगे, बेयरिंग को जल्दी ख़त्म कर देंगे, बेयरिंग के अंदर टेम्परेचर राइज़ होगा और बेयरिंग की लाइफ साइकिल कम हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए इंसुलेटेड बेयरिंग यूज़ किया। अब इंसुलेटेड बेयरिंग में सिंपल क्या होता है, जो आउटर रेस होता है उसके ऊपर एक टेफ्लॉन की शीट लगी होती है। बेसिकली टेफ्लॉन एक प्लास्टिक टाइप का एक मटेरियल होता है, जो अब क्या करेगा, जब टेफ्लॉन लगने की वजह से जो अर्थ का पाथ मिल रहा था वोल्टेज स्पाइक्स को, वो ना मिल के टेफ्लॉन शीट के थ्रू ग्राउंड होने से ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से बेयरिंग की लाइफ बढ़ जाएगी। इसीलिए
वीएफडी मोटर में बहुत ही बारीक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इंसुलेटेड बेयरिंग यूज़ की जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वीएफडी के डिसएडवांटेज क्या-क्या होते हैं। तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।